आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर सेकंड था प्रबंध के सिद्धांत। उसमें फ्यूल की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। इससे प्रीवियस जो भी वीडियोस थी उसमें अपन ने टेलर के बारे में पढ़ा था और जो भी प्रबंध की जो भी सिद्धांत है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, उनके जो भी महत्व थे उनके बारे में पढ़ा था। अब अपन बात करते हैं फ्यूल की पृष्ठभूमि के बारे में। जीवन काल 1841 से 1925। फ्रांस के प्रबंध विचारक और खनन इंजीनियर जिन्हें आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांतकार माना जाता है। ठीक है, उन्होंने उनकी शिक्षा 1880 में एक सेंट एंटाइन माइनिंग अकादमी से उन्होंने क्या करी, स्नातक करी। उसके बाद में खनन कंपनी की स्थापना की और प्रबंध निदेशक बने। अगर एक बात समझने की कोशिश करें, जो फ्यूल है उन्होंने क्या देखा कि जो मशीनें होती है ना वो हर कोई सेम खरीद सकता है, या मशीनें अच्छी होने के बावजूद अगर कर्मचारी प्रबंधक और विभागों में तालमेल न हो तो अपन कंपनी को क्या नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो फ्यूल ने कहा कि सफलता सिर्फ मशीनों से नहीं बेहतर प्रबंधन से मिलती है ना। तो अपन को प्रबंधन को क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं योगदान के बारे में। उन्होंने 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन 14 सिद्धांतों की बात करें जो विशेष रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य संगठन की कार्यकुशलता, अनुशासन और नेतृत्व को बढ़ाना है। दूसरे हिसाब में देखें तो इनका मुख्य उद्देश्य संगठन में अनुशासन लेके आना, कार्यकुशलता और नेतृत्व की भावना का क्या करना, विकास करना। ये फ्यूल ने इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या दिया है, योगदान दिया या जोर दिया है। अगर अपन बात करें फ्यूल के 14 प्रबंध के सिद्धांतों की तो सबसे पहले लिखा हुआ है कार्य विभाजन का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ताकि कर्मचारी विशेषज्ञता हासिल कर सकें। सीधी सी बात ये थी, किसी बड़े कार्य को अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे तो कोई भी आदमी क्या कर सकता है, सही तरीके से काम कर सकता है। और अगर सही तरीके से काम को बार बार रिपीट करता है तो वो उस चीज़ में क्या बन जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है या स्पेशलिस्ट बन जाता है। इससे क्या होगा, बार बार एक ही कार्य करेगा तो वो दक्ष हो जाएगा और उत्पादकता भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। जैसे उदाहरण की बात करें कि एक कार बनाने वाली कंपनी में कोई व्यक्ति केवल इंजन फिटिंग करता है, दूसरा पेंटिंग करता है और तीसरा टेस्टिंग करता है, तो जो मतलब पेंटिंग करने वाला होगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा, माहिर हो जाएगा, है कि नहीं। या कोई दूसरा काम कर रहा है, इंजन फिटिंग कर रहा है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, माहिर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को कार्यों को क्या करना है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है, बांटना है, ताकि अपन क्या कर सके, कार्य को सही तरीके से करवा सके। क्योंकि कोई भी एक आदमी सब कार्यों को नहीं कर सकता, या किसी बड़े कार्य को करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी। इसीलिए अपना कार्य विभाजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अधिकार और उत्तरदायित्व की। अगर अधिकार की बात करें, अधिकार का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है, और उत्तरदायित्व का मतलब होता है सौंपे गए कार्य को समय पर पूरा करना। अधिकार और उत्तरदायित्व में संतुलन आवश्यक है। बिना अधिकार के उत्तरदायित्व से कर्मचारी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। किसी को बहुत सारा क्या दे दिया जाए, अधिकार दे दिया जाए, और उसका कोई भी उत्तरदायित्व ना हो तो वो अपने अधिकार को क्या करेगा, अपनी पावर को क्या करेगा, मिसयूज़ करेगा। पर अगर इसका विपरीत कर दिया जाए, अगर किसी को अधिकार तो बहुत कम दिए जाए पर उस पर उत्तरदायित्व बढ़ा दिया जाए तो वो कभी भी सही तरीके से क्या नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तथा किसी भी संस्था में इन दोनों में क्या होना जरूरी है, संतुलन होना जरूरी है। उदाहरण, प्रबंधक को कर्मचारियों को निर्देश देने का अधिकार होना चाहिए ताकि वे समय पर क्या कर सकें, कार्य को पूर्ण कर सकें। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुशासन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में अगर अनुशासन नहीं होती है या अनुशासन सही तरीके से फॉलो नहीं होगा तो वो संगठन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। भले संगठन हो, भले मनुष्य का जीवन हो, अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो अपन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संगठन के नियमों और शर्तों का पालन आवश्यक रूप से करना चाहिए। अनुशासन के लिए स्पष्ट नियम, पर्यवेक्षण और उचित दंड जरूरी है। अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो कोई भी डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। जैसे अगर अपन उदाहरण की बात करें, कंपनी में समय पर उपस्थित रहना और सुरक्षा नियमों का पालन करना। अब बात करते हैं आदेश की एकता की। अगर आदेश की एकता की बात करें तो एक कर्मचारी को केवल एक अधिकारी से क्या लेना चाहिए, आदेश लेना चाहिए। एक से ज़्यादा अधिकारी से आदेश लेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, क्योस बढ़ जाएगा या भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। इससे भ्रम और विरोध कम होता है और कार्य स्थिर रहता है। प्रोजेक्ट टीम में सभी सदस्य केवल अपने टीम लीडर को ही क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अलग अलग लोगों से अगर अपन
चीज़ें देखेंगे, मिलेंगे, सुनेंगे तो क्या हो जाएगी, सारी चीज़ सब में क्या उत्पन्न हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आदेश की एकता नियम का या आदेश की एकता सिद्धांत का पालन करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं निर्देश की एकता। निर्देश की एकता का मतलब होता है समान उद्देश्य वाले जितने भी विभाग हैं, ठीक है ना, उसको एक ही योजना या एक ही दिशा में क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। संगठन की सभी इकाइयाँ समान उद्देश्य की दिशा में समन्वित प्रयास करें। समान उद्देश्य वाले समूहों के लिए एक योजना, एक नेतृत्व होना चाहिए। बिक्री और मार्केटिंग टीम का लक्ष्य बिक्री बढ़ाना हो, दोनों एक रणनीति के तहत काम करें, ठीक है। तो इससे भी अपन समझ सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। संगठन के हितों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखना चाहिए। अगर अब मैं व्यक्तिगत हितों की बात करूंगा या खुद के हित की बात करूंगा, इंडिविजुअल की बात करूंगा, तो अगर मेरा काम भले मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो वो दूसरी बात है, पर पहले सबसे पहले मेरे संगठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए कर्मचारी अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर टीम या कंपनी के लक्ष्य को क्या देनी चाहिए, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद में कर्मचारियों को प्रतिफल। कर्मचारियों को उचित वेतन मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, जिनसे उनका जीवन स्तर क्या हो सके, संतुलित रहे। वेतन कंपनी की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें वेतन उस योग्य होना चाहिए। अगर कोई छोटी कंपनी है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो वहाँ पर वेतन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। और साथ ही अपन को क्या देना पड़ेगा, समय समय में बोनस हो गया, इंसेंटिव हो गया। अगर ये अपन कर्मचारियों को देंगे तो कर्मचारी अपन से क्या रहेंगे, प्रेरित रहेंगे, या किसी भी संस्था से प्रेरित रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो कर्मचारियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार, इसके बीच के अंतर भी पूछे जाते हैं जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेगा, उच्च प्रबंधक द्वारा लिया जाएगा। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जो निर्णय लेने का अधिकार है वो हर स्तर तक होता है, अलग अलग स्तर तक, उच्च में भी होता है, निम्न में भी होता है, मध्यम में भी होता है। संतुलन बनाए रखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, संतुलन बनाए रखने के लिए अपन को दोनों केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर अपन बैलेंस नहीं रखेंगे, कुछ मतलब अगर हद तक बात करें तो केंद्रीकरण रखेंगे, कुछ हद तक अपन विकेंद्रीकरण, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सोपान श्रृंखला के बारे में। उच्चतम से निम्नतम पद तक औपचारिक अधिकार और आदेश की श्रृंखला, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें किसी की सोपान श्रृंखला की, तो अगर अलग अलग ऐसे एम्प्लॉय बैठे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक सोपान श्रृंखला को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये वाला इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा, ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे आदमी से क्या नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता है। इसको क्या कहते हैं, एक सोपान श्रृंखला। इससे व्यवस्थित पालन करना चाहिए, पर ज़रूरत पड़ने पर समतल पट्टी, जिसको अपन गैंग प्लैंक भी बोलते हैं, के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं अपन, ठीक है। सेम कैसे हो गया, जैसे ये वाला आदमी तो इससे बात कर सकता है, ठीक है। अगर इस वाले आदमी की बात करें तो ये इससे बात कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं, समतल पट्टी की बात, इससे समतल पट्टी कहा जाता है या गैंग प्लैंक कहा जाता है। गैंग भी नहीं है, गैंग प्लैंक है। उसके बाद में बात करते हैं व्यवस्था के बारे में या ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर का मतलब इसमें यहाँ पर ये नहीं है कि कौन किसको आदेश देगा। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है कि सही व्यक्ति को सही कार्य और सही संसाधन को सही स्थान पर रखना। अगर सही जगह पर जो भी संसाधन नहीं होंगे तो वो नहीं मिलेंगे तो इससे कार्य समय पर क्या नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। मशीन ऑपरेटर को केवल उसकी विशेषज्ञता अनुसार क्या मिलनी चाहिए, मशीन मिलनी चाहिए। अगर उसको दूसरा काम मिल गया तो वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। अगर अपन बात करें अपने स्कूल की, तो जो प्रिंसिपल का रूम होता है या जो ऑफिस होती है वो फिक्स जगह होती है। आज रूम नंबर 1 में, कल रूम नंबर 10 में हो जाए, फिर रूम नंबर 50 में हो जाए, ऐसे होगी तो उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो सही आदमी सही कार्य भी करना चाहिए, सही दिशा में भी होना चाहिए और सही उसको क्या एक जगह फिक्स मिलनी चाहिए। ऐसा किसके साथ होना चाहिए, जो भी अपने पास टूल्स वगैरह है, ठीक है, जो भी ऐसे संपत्ति वगैरह है वो भी अपने पास क्या होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं समता के बारे में, इक्विटी के बारे में। प्रबंधक कर्मचारियों के प्रति न्याय और समानता अपनाएं, भेदभाव, जाति, धर्म आदि से बचें। किसी को भी किसी भी प्रकार से क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी संगठन में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर भेदभाव करेंगे तो कभी भी सही तरीके से क्या नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा, ना ही कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। अगर अपन किसी को जाति या पसंद नापसंद के कारण भेदभाव करते हैं तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रकार के एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में कर्मचारियों की उपयुक्तता, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, चयन उचित प्रक्रिया से होना चाहिए। कर्मचारियों को न्यूनतम अवधि तक
पद पर बनाए रखना चाहिए। स्थायित्व से कर्मचारी अधिक योगदान दे सकते हैं। अगर अपन कर्मचारियों का बार बार ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हैं, तो कभी भी कर्मचारी सही तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। कर्मचारियों में क्या होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, काम का क्या होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, स्थायी उत्पन्न होना चाहिए। अगर स्थायीपन नहीं होगा तो उनको अनुभव सही नहीं मिलेगा, अनुभव सही नहीं मिलेगा तो वो काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में लिखा हुआ इनिशिएटिव, पहल क्षमता, कर्मचारियों को स्वयं पहल करने और सुझाव देने की अनुमति होनी चाहिए। इससे कर्मचारी प्रेरित और संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, कर्मचारियों को नए विचार देने या स्वयं कार्य करने के लिए क्या देनी चाहिए, अनुमति देनी चाहिए। कोई कर्मचारी नया प्रचार या तरीका बताता है तो प्रबंधक को उसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे कर्मचारी क्या होता है, संतुष्ट भी रहता है और खुश भी रहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं सहयोग की भावना की। ठीक है, स्प्रेड द क्रॉप्स, कभी कभी पूछते हैं कि स्प्रेड द क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका मतलब अपन को पता होना चाहिए। सहयोग की भावना मतलब मैं की जगह हम का प्रयोग करना। ठीक है, टीम में सहयोग और तालमेल आवश्यक है। प्रबंध में मैं के बजाय हम का प्रयोग करें ताकि विश्वास और अपनापन बढ़ा रहे। टीम भावना होनी चाहिए। ठीक है ना, हम का भाव जो है वो विकसित करना, मैं का भाव कभी विकसित नहीं करना। ठीक है, आई की जगह किसका प्रयोग करना, वी का प्रयोग करना। तो ये तो सारे के सारे क्या थे, प्रिंसिपल थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, आदेश की एकता और निर्देश की एकता के बीच में अंतर। सबसे पहले सिद्धांत का उद्देश्य। आदेश की एकता की अगर बात करें, किसी कर्मचारी को केवल एक अधिकार से क्या लेना चाहिए, एक अधिकारी से क्या लेना चाहिए, आदेश लेना चाहिए। अगर निर्देश की एकता की बात करें तो संगठन की सभी इकाइयाँ समान उद्देश्य की दिशा में क्या करती है, कार्य करती है। जैसे उदाहरण के लिए एक कर्मचारी केवल अपने टीम लीडर को ही क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, इसको तो बोलेंगे आदेश की एकता। मार्केटिंग और सेल्स टीम का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना हो और दोनों एक योजना के तहत काम करें, इसको बोलते हैं निर्देश की एकता। ठीक है, तो आदेश की एकता का मतलब क्या हुआ, एक अधिकारी से आदेश लेना। निर्देश का मतलब है सभी जो भी संगठन में लोग बैठे हैं वो समान उद्देश्य से क्या करेंगे, कार्य करेंगे। केंद्र बिंदु की बात करें, व्यक्तिगत कर्मचारी और उसके आदेश होते हैं केंद्र बिंदु। और जबकि अगर इसकी बात करें निर्देश की एकता की, संगठन की इकाइयाँ और उनका लक्ष्य। ये आप उदाहरण से आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लाभ, भ्रम और विरोध कम होता है। अगर एक आदमी से क्या ले रहा है, आदेश ले रहा है, तो वो भ्रम क्या रहेगा, कम रहेगा, विरोध कम होगा। और गतिविधियों, अगर अपन निर्देश की एकता की बात करें, ठीक है, तो गतिविधियों का समन्वय होगा, सहयोग सुनिश्चित हो पाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं सफलता का आधार, अनुशासन और स्पष्ट आदेश मिलेंगे और योजनाबद्ध और केंद्रीकृत दिशा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं फ्यूल बनाम टेलर। फ्योर और टेलर के बीच में भी तुलना बहुत आवश्यक है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सिद्धांत ये चैप्टर ही इस प्रकार का है, इसमें सारी की सारी चीज़ें अपन को क्या लगेगी, महत्वपूर्ण लगेगी। फिर भी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो अपन को पढ़ना पड़ेगा। सिद्धांत का क्षेत्र प्रशासनिक प्रबंधन है, जबकि टेलर कैसा है, वैज्ञानिक प्रबंधन। ठीक है, या वैज्ञानिक प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य उद्देश्य संगठन को प्रभावी ढंग से संचालित करना। और इसका मतलब इसमें टेलर किसके बारे में देखते हैं, जो भी उत्पादकता या कार्य की दक्षता को बढ़ाना। केंद्र बिंदु प्रबंधक और संगठन के उद्देश्य, इसमें है कार्य और श्रमिक। सिद्धांतों की प्रकृति, इन्होंने 14 सिद्धांत दिए और इसमें 4 सिद्धांत हैं और बाकी इन्होंने क्या दिए, कुछ तकनीकें दी है। व्यवहार पर जोर, इन्होंने मानव व्यवहार और संगठनात्मक तालमेल को बिठाने का काम किया है और इसमें कार्य की दक्षता और तकनीक नियम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में बात करें उद्देश्य की सीमा, संगठन और प्रबंधक की समग्र दक्षता होनी चाहिए और इसमें श्रमिक और उत्पादन की में क्या होनी चाहिए, विशेष दक्षता होनी चाहिए। प्रमुख तकनीक या उपाय, इसमें 14 सिद्धांत हैं और इसमें अलग अलग क्या है, अपने पास तकनीकें हैं जिसको अपन क्या करते हैं, प्रयोग में लेके आते हैं। प्रभाव और उपयोग, संगठन के प्रशासनिक ढांचे और नीति में प्रभाव, और इसमें क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया, मजदूर प्रेरणा और कार्य दक्षता में प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, कुछ अपने पास क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो 2017 से 2025 तक आए हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो, डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।